Hello students, welcome to this new lecture where we will see the question answers of chapter number 17. In the previous lecture we have completed chapter number 17 of your social sciences, and right now we are going to see the question answers of chapter number 17. So let us start with the chapter's question answers. Chalo. Section A, which place does India hold in the world with respect to vegetation diversity? By 10th place in the world, 10th place. बराबर पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस आता है इंडिया का वेजिटेशन डाइवर्सिटी में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वो आप ढूंढ लीजिए. आंसर है नंबर डी, थॉर्नी बुश अकर इन माउंटेनियस एरिया ऑफ हिमालय. भाई हिमालय के माउंटेनियस रीजन्स में थॉर्नी एरियाज थोड़ी होते हैं, कांटे वाले थोड़ी वहां पे उगते हैं, नहीं, वो तो डेजर्ट वेजिटेशन बोलते हैं हम. ठीक है, डेजर्ट तो डेजर्ट वेजिटेशन में डेजर्ट होता है, तो जो होता है डेजर्ट में होता है. ठीक है, चलिए नंबर 3, ज्वाइन द पेयर्स. पेयर को ज्वाइन करना भी कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ महोगनी. ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन तो उसमें आप कर देंगे अकाशिया. टाइडल फॉरेस्ट में आप कर देंगे शेर, और कॉनिफरस में पाइन. ठीक है, या आप मैचिंग खेल लीजिए. What is prepared out of liquid of चिड़? चिड़ के लिक्विड में से बनती है टर्पेंटाइन. चलिए क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं. Why a diversity of vegetation is seen in India? इंडिया में डाइवर्सिटी क्यों देखी जाती है भाई? देखो, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. पॉइंट नंबर 1, रिलीफ फीचर, सॉइल, टेम्परेचर, इंसोलेशन, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. The diversity in natural vegetation is seen in India due to the following रीजंस. 6 पॉइंट लिख देने हैं आपको. ओके, कि भाई रिलीफ फीचर की वजह से होता है डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंडस्केप्स जो होती हैं उसकी वजह से. सॉइल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल है. टेम्परेचर अलग अलग होता है हर जगह. इंसोलेशन, सनलाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, कम ज्यादा. रेनफॉल कम ज्यादा. ह्यूमिडिटी. तो इस वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. विच आर द रीजंस फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन? भाई बताइए. देखो, इंसान की जो कभी बंद ना होने वाली जो डिजायर होती है ना अंदर, एक लैंड प्रोक्योर करने की, एक जमीन लेने की, जमीन ले लेने की, वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए. ठीक है, कि भाई मैंस इनसेटाइबल डिजायर टू प्रोक्योर लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. भाई फॉरेस्ट पॉपुलेशन की वजह से भी होता है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होता है. इंडस्ट्रियल यूनिट्स हम रेसिडेंशियल एरिया से अलग बनाते हैं, तो उसके लिए फॉरेस्ट कट करना पड़ता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया जो सिटीज में होते हैं उससे अलग हमको इंडस्ट्रियल यूनिट बनाने हैं, तो वहां का जो फॉरेस्ट एरिया है वो तो कट करना पड़ेगा. फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के लिए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा वहां पे प्रोजेक्ट अगर करना है तो. रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेस्ट हटाया जाता है, ट्रीज हटाए जाते हैं. झूम कल्टीवेशन करने के लिए, तो झूम कल्टीवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में पता चलेगा. तो झूम कल्टीवेशन में भी डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का. टिम्बर, फ्यूअल, ये सारी चीजों को पाने के लिए भी हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट फायर की वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं. तो फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रक्टेड बाय इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. पॉलिसी ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज, अर्बनाइजेशन, multi-purpose projects, construction of roads, झूम cultivation in order to get timber, fuel wood, forest fire. भाई ये सारी वजहों से फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है अभी भी. What are the effects of forest destruction? भाई इफेक्ट क्या पड़ती है? देखो, एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव, एडवर्स का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट हम नोटिस कर रहे हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के कारण. अब वो क्या है? तो डिक्रीज इन रेनफॉल. सबसे पहला तो रेनफॉल कम हो रहा है, या रेनफॉल बहुत जहां पे पड़ रहा है वो बहुत पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है. ड्राउट, पीने के पानी की कमी पड़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा जो वर्ल्ड है वो वार्मिंग एक्सपीरियंस कर रहा है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी. दिल्ली में देखिए कितना पॉल्यूशन है. एडवांसिंग डेजर्ट्स, डेजर्ट बड़े हो रहे हैं, डेजर्ट एडवांस हो रहे हैं. वो डेजर्ट एडवांस हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? आप पूछेंगे सर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने से डेजर्ट का क्या लेना देना? देखो मैं आपको बताता हूं कि भाई फॉरेस्ट जो है ना वो हवा को कम करते हैं. जैसे अगर बहुत सारे पेड़ आपने जहां पे लगाए हैं वहां पे बहुत फास्ट हवा आएगी तो थोड़ा तो कम हो जाएगा. अब फॉरेस्ट में क्या होता है, वो जो रेत होती है, वो रेत है वो तो फिसलती रहती है हवाओं की वजह से, चेंज होती रहती है ना. आपको पता है फॉरेस्ट का जो लैंडस्केप होता है वो हवा की वजह से रेत जो है वो अलग अलग
जगहों पे चली जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, रेत जब बहती है, मतलब हवा जब बहती है तो रेत जो है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। अगर फॉरेस्ट आप प्लांट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपने मान लिया ये डेजर्ट के बॉर्डर पे आपने फॉरेस्ट प्लांट किया, मतलब ट्रीज प्लांट किए हैं आपने, तो वहां पे जो हवा है वो स्लो हो जाएगी, जिस वजह से वो जो डेजर्ट है वो एडवांस होगा नहीं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है बढ़िया सा। फिर वाइल्ड एनिमल्स का होमलेसलेस होना, उनका घर नहीं होना, ठीक है, होमलेस हो जाना, वो लोग घर नहीं होना, तो एक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा रीजन है। समझ में आ रहा है? तो एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस्ड ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। दिस इंक्लूड डिक्रीज इन रेनफॉल, ड्राउट, सूखा पड़ जाना, पीने का पानी की कमी हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एडवांसिंग डेजर्ट, होमलेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये सारी इफेक्ट हमको पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, गिव रीजन व्हाई। अब वो आपको टेक्स्ट बुक में से ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो देख लीजिए। ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अबाउट 60 meters tall और इवन मोर। देयर इज मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रब्स। देयर इज नो सीजन हियर लाइक ऑटम, एज these trees are evergreen the forest are also called evergreen forest। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं। देखिए उसके जो ट्रीज हैं वो 60 मीटर से ऊपर है और उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, और ऑटम जैसी कोई सीजन नहीं होती, मतलब पतझड़ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल पड़ती है पूरे साल में। ये एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल पड़ती है। अब ऐसे एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल इतनी सारी पड़ेगी तो वहां पे पत्ते क्यों झड़ेंगे? समझ में आ रहा है? ट्रीज जो है वो पत्ते क्यों झाड़ेंगे? रेनफॉल ही पड़ रही है। तो इस वजह से पतझड़ का कोई महीना ही नहीं होता, ऑटम का कोई महीना ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये ट्रीज एवरग्रीन रहते हैं, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट हम बोलते हैं। व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? 3 मार्क में आ सकता है ये, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में आ सकता है। तो व्हाट इज द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? पॉइंट बाय पॉइंट हमको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यहाँ पे भी सेम है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन्स, ये तो आपको पता ही है कि फॉरेस्ट बरसात लाते हैं। काले मेघा काने मेघा पानी तो बरसाओ, तो फॉरेस्ट हेल्प करते हैं पानी बरसाने में। कंट्रोल्स द एटमोस्फियर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स, एटमोस्फियर को खराब होने से बचाते हैं। पॉल्यूशन जो है वो ट्रीज जो है वो कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है? वो तो हमको पता ही है, ट्रीज प्लांट करिए, ट्रीज प्लांट करिए, इतना हम क्यों बोल रहे हैं भाई? ये पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल थोड़ा होगा उससे। लाइफ सेविंग ऑक्सीजन दे रहा है? ये जो फॉरेस्ट है वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये सुनो, वो तो आपको पता है। फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स, फ्लड्स भी वो कंट्रोल करते हैं भाई। जहां पे अगर बहुत पानी बहता है या बहुत रेनफॉल होता है, अगर वहां पे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पे पानी स्लो बहेगा, तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन कम होगा, फ्लड्स कम आएंगे। समझ में आ रहा है? तो फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स। तो एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमको पता ही है, फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, वो मैंने बताया। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या होता है? देखो जहां मान लो कि बरसात पड़ गई, अब जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे बरसात जो पड़ रही है उसका पानी फास्ट फ्लो तो नहीं होगा ना, वो वहां पे रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि जड़ें मजबूत हैं फॉरेस्ट की, पानी बह के नहीं जाएगा, स्लोली स्लोली जाएगा, फास्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वो पानी अंदर खींचेगा जमीन, तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, ये भी एक अच्छी बात है। फॉरेस्ट जो है वो एडवांसिंग डेजर्ट को रोकेंगे, मैंने आपको बताया। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, भाई एयर पॉल्यूशन कम करने में भी फॉरेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है, वो तो हमको पता ही है। फॉरेस्ट एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, बढ़िया लगते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो एयर प्यूरिफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पूरा होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज, तो वहां पे एडवेंचर करने के लिए भी आप जा सकते हैं। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व विद रेफरेंस टू नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व, तो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बायो रिजर्व है, उसके अंदर फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व करके रखे हैं, बचा के रखे हैं। ठीक है, राइट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के यूज के बारे में आपको लिखना है। यूटिलिटी का मतलब होता है यूज, यूज करना। ठीक है, तो फॉरेस्ट के यूटिलिटी के बारे में हम लिखेंगे। पॉइंट वाइज दिया है आपको, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेस्ट जो है वो हमको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बहुत यूज करते हैं। दे आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, टिम्बर उसमें से मिलता है, टिम्बर होता है लकड़ा। ठीक है, तो लकड़ा हमको मिलता है, वुड मिलता है हमको, टीक और साल जो पेड़ होते हैं वहां से हमको उसका लकड़ा मिलता है, उसके ट्रंक में से। ठीक है, जो हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं।
timber wood obtained from teak and sal is used for furniture making. सुंदरी ट्रीज का जो वुड होता है उसमें से हम बोट प्रिपेयर करते हैं. बोट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज. स्पोर्ट गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस हम बनाते हैं पाइन और चिड़ के लकड़े से. पाइन और चिड़ के लकड़े से बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं और पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं. स्पोर्ट्स गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ पाइन एंड चिड़ ट्रीज. टर्पेंटाइन बनता है चिड़ ट्रीज में से. लिक्विड जो निकलता है उसमें से टर्पेंटाइन बनता है. तो टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड फ्रॉम चिड़ ट्रीज. सैंडलवुड बनता है भाई. सैंडलवुड में से बढ़िया बढ़िया हमको चंदन मिलता है और उसमें से परफ्यूम्ड ऑयल बनाया जाता है, कॉस्मेटिक बनाया जाता है, चंदन बनाया जाता है. सैंडलवुड इज प्रिपेयर्ड टू इज यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम्ड ऑयल, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. बांबू के जो पेड़ होते हैं, बांबू के जो लकड़ा होता है ठीक खोखला होता है और मजबूत होता है, तो उसमें से बास्केट्स बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, होम डेकोरेशन की चीजें बनाई जाती है. फॉरेस्ट जो है वो हमको लैक, रेजिन, गम, रबर, हनी, केन ये सारी चीजें देता है. तो ये सारी लैक है. लैक मतलब एक सीलिंग वैक्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सीलिंग वैक्स हमको फॉरेस्ट देता है. रेजिन देता है. रेजिन एक टाइप का गोंद जैसा होता है. ठीक है, जिससे आजकल तो यूट्यूब वाले रेजिन यूज करके बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं. गम जो है वो तो आपको पता ही है. रबर भी पता है, हनी भी पता है. केन, केन होता है वो पतली सी सूखी लकड़ी. ठीक है, जो पहले के जमाने में टीचर यूज करते हैं ना फटाक करके मारने के लिए, उसको केन बोलते थे. तो वो फॉरेस्ट में से वो लकड़ी मिलती है. ओके, आंवला, बहेड़ा, अश्वगंधा ये एक मेडिसिनल यूटिलिटी भी है भाई. मेडिसिनल तरीके से भी ये चीज यूज होती है. आपको तो पता ही है. आंवला, आंवला जो है बालों वालों में डालिए, अच्छे रहेंगे बाल. ठीक है, बहेड़ा जो है वो आप मुंह में रखिए, आपको खांसी नहीं आएगी. अगर आपका गला जो है वो सूख जाता है और उसकी वजह से खांसी आती है तो बहेड़ा जो है वो आप मुंह में रखिए और खांसी नहीं आएगी. अश्वगंधा एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है. तो एक मेडिसिनल पॉइंट है इसका. खाखरों के लीव्स जो होते हैं ना उसमें से वो पत्ते वाले जो प्लेट होते हैं वो बनते हैं. आपने कभी देखे होंगे शायद. तो पत्ते वाले प्लेट और बाउल बनते हैं जो लीव्स से बनते हैं, उसको खाखरों के लीव्स बोलते हैं. खेर ट्री में से कटेचू मिलता है. कटेचू होता है सुपारी. ठीक है, और टिमरू लीव्स में से बनता है बीड़ी. वो बीड़ी बीड़ी पीते हैं ना, जो उसको जो पत्ता होता है ऊपर वो होता है टिमरू का पत्ता. ठीक, फॉरेस्ट जो है वो वहां पे रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए एक जीव मतलब अपना पेट भरने के लिए उनको काम देता है और खाना देता है. ठीक है, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड को बोलते हैं रोजगारी. रोजगारी मतलब उनको काम देता है. फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो वहां से खाना भी उनको मिलता है और काम भी मिलता है. तो ये थे पॉइंट्स भाई फॉरेस्ट के यूज के जो हमने बात करी. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ था. एक बार थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे बेसिस पे फॉरेस्ट जो है वो 5 टाइप में डिवाइडेड है. पॉइंट नंबर 1, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट और ह्यूमिड रीजन में आपको देखने को मिलते हैं जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा होता है. तो ऐसे फॉरेस्ट हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं जो है वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर रीजन्स ऑफ आसाम और कोस्टल तमिलनाडु. तो ऐसे एरियाज में आपको भाई ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. अब ट्रीज कौन से देखने को मिलेंगे तो मैंने आपको बताया था महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये सारे ट्रीज वहां पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो 60 मीटर से लंबे होते हैं ये ट्रीज. वहां कोई ऑटम जैसा सीजन नहीं होता है. ये ट्रीज को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं और यहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है. चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में. भाई डेसिडुअस फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है हमारे इंडिया के अंदर. तो जनरली 70 टू 200 सेंटीमीटर जहां पे रेनफॉल पड़ता है वहां पे ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, और वहां पे क्या मतलब कहाँ देखने को मिलते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं. हिमालय के फुट हिल नीचे वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं. वेस्टर्न ओडिशा में देखने को मिलते हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड वहां पे देखने को मिलते हैं आपको. ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न वाले स्लोप पे देखने को मिलते हैं. विंध्या और सतपुड़ा रेंज में देखने को मिलते हैं. मतलब हमारे जो इंडिया उसको एकदम सेंटर की बात करें तो वहां पे हमको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. ये ट्रीज के अंदर हमारे पास एस क्यूब था, साल, सीसेम, सैंडलवुड,
खेर, बाम्बू, ठीक है, ये सारे ट्रीज आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पे 6 से 8 हफ्तों का ऑटम होता है, पतझड़ का महीना होता है, लेकिन हर एक ट्री, हर एक स्पीसीज का अलग अलग समय होता है पत्ते झड़ने का और पत्ते आने का। तो ये फॉरेस्ट वेयर नेवर विदाउट लीव्स, ये पूरा फॉरेस्ट कभी पत्ते के बिना नहीं रहता है, कोई थोड़े कुछ ट्रीज में तो रहता ही है पत्ते। तो अब वो अकॉर्डिंग टू सीजन्स जो शेड करते हैं अपने लीव्स, तो इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है इसका, मतलब इसमें नहीं है ये पॉइंट, आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन की बात करते हैं भाई, तो फॉरेस्ट के अंदर 70 सेंटीमीटर से जो कम रेनफॉल होता है पूरे साल में, 70 सेंटीमीटर से कम, वहां पे ऐसे ऐसे एरियाज में आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन देखने को मिलती है, जिसको हम थॉर्न भी बोलते हैं, थॉर्न वेजिटेशन। तो भाई ये फॉरेस्ट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, राजस्थान पंजाब वाले एरियाज में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां वहां देखने को मिलते हैं हमको ये ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। वहां पे खजूर उगते हैं, जुजुबे उगते हैं, JAC के जुजुबे, अकाशिया का कैक्टस, खिजड़ो, डेट्स और जैक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसके जो ट्रीज होते हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वो एकदम लॉन्ग होती है, अंदर घुसी हुई होती है, वाइड स्प्रेड फैली हुई होती है। इसके लीव शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से इवेपो ट्रांसपोरेशन स्लो होता है, मतलब पानी का इवेपोरेशन उनमें से बहुत ही कम होता है, उनको नीचे से कम एब्जॉर्प्शन मिलता है, तो इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स की। अगर इसकी बात करें हम, तो वो हिमालयन, वो डिवीजन हमने टेबल में देखा था, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो एक ऑल्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं फॉरेस्ट, जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 1000 से 2000 था, राइट, 1000 से 2000 मीटर था, 1000 टू 2000 मीटर, तो इसको आप कट कर दीजिएगा, यहाँ पे 1000 टू 2000 मीटर कर दीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये हम हिमालय, वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट बोला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल में है और कुछ उत्तराखंड में है। ओक और चेस्टनट ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भाई फॉरेस्ट जो है, जो 1500 और 3000 मीटर के ऊपर दिखा जाए, वो कॉनिफरस फॉरेस्ट बोला जाता है। इनके ट्रीज कोन शेप के होते हैं, उसके ब्रांचेस जमीन की तरफ झुके हुए होते हैं, जिससे वो जो स्नो है वो एकदम सड़ाक करके नीचे आ जाए। इंडिया में ये फॉरेस्ट हिमालय के साउदर्न स्लोप्स में देखने को मिलता है, साउथ और नॉर्थ ईस्ट के हिमालय वाले पार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलते हैं पाइन, साल, सिल्वर, फर, स्प्रूस, ये है ट्रीज। जो फॉरेस्ट 3600 मीटर से ऊपर हैं, जिस इनको अल्पाइन और शॉर्ट ग्रास फॉरेस्ट बोलते हैं हम, ये हायर ऑल्टीट्यूड पे होते हैं और स्नो लाइन के नजदीक होते हैं। शो लाइन लिखा है यहाँ पे, स्नो लाइन कर दीजिएगा, ठीक है, वो एच का जो लाइन है वो लंबा हो गया है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते इसका। सिल्वर, फर और बर्च के ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स की बात करें, तो आप टेक्स्ट बुक में से देखेंगे, ओके। टाइडल फॉरेस्ट की बात करें, तो उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। टाइडल फॉरेस्ट वो रिवर के डेल्टा रीजन्स में आपको कहीं कहीं जगहों पे देखने को मिल जाता है। गुजरात कोस्ट जो है वहां पे देखने को मिलता है, और बे ऑफ बंगाल का जो मार्शी एरिया है, मतलब वो एरिया जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र सब मिल के सब ओशियन को मिल रही है, वो एरिया जो है एकदम फैला हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है, वहां पे देखने को मिलते हैं ये टाइडल फॉरेस्ट, मैनग्रोव जिसको बोलते हैं हम। ट्री जो है वो कौन सी देखने को मिलते हैं, सुंदरी ट्री, चेयर ट्री हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रेमेडीज की। तो वही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड अ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में इंप्लीमेंट करी है। एक नई नेशनल पॉलिसी 1988 में अनाउंस करी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दो चीज याद रखनी, 1952 और एक 1988, ठीक है। इट इज एज फॉलोज। रेमेडीज की बात करेंगे हम, देखो, फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल नेशनल रिसोर्सेज एंड टेक इट एज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। तो फॉरेस्ट हमारे एक नेशनल रिसोर्स है, हमारे पूरे कंट्री का एक रिसोर्स है, ठीक है, और हम मोरल ड्यूटी रखें इसको प्रोटेक्ट करने की। ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड, इन्फ्लिक्ट हैवी पनिशमेंट टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। भाई ट्री का जो गिराना है, ट्री का जो कट करना है, या जो भी हो रहा है इलीगली जो हो रहा है,
ठीक है, वो सारी चीजों को रोकना है और हैवी पनिशमेंट उस पर लाद देनी है, हैवी पनिशमेंट लगा देनी है भाई जो इलीगली ट्रीज कट कर रहे हैं। टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं वन महोत्सव में और सोशल फॉरेस्ट्री में। वहां पे वेस्टलैंड है, रिवर है, रेलवे ट्रैक्स है, रोड है, तो यहाँ पे उसके आजू बाजू आप ट्रीज प्लांट करें, प्लांट ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ वेस्टलैंड, रिवर, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स। अवेयरनेस क्रिएट करें एनवायरमेंट की, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन दें, स्कूल सिलेबस में रखें, एनवायरमेंटल रिलेटेड जो डेज हैं वो सेलिब्रेट करें। तो ये सारी चीजों को आप करें तो अवेयरनेस एक जनरेट होगा। प्रिकॉशंस ले कि फॉरेस्ट फायर ना हो, अगर होता है तो उसको तुरंत ही हम बुझा दें, ठीक है, इसका प्रिकॉशन लेना है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम यूज करें, जैसे सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, विंड एनर्जी है। तो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो वुड हम यूज करते हैं उसकी जगह पे हम ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करें, जैसे सोलर, बायो, विंड एनर्जी। तो ये सारी चीजों का यूज करके हम वुड को बचा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हर जगह को, हर इंसान को बताएं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए। तो मीडिया के अंदर उसका ब्रॉडकास्ट कीजिए और पब्लिक अवेयरनेस करिए। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन करिए हैं और आपके स्क्रीन के पे भी थे, तो आप लिख दीजिएगा फेसबुक के अंदर, आपका ये होमवर्क है भाई लोग। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने रख दिया, ये रहा इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके आपको बहुत ही काम आएगा अगर आप कोई बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब वो साइड में कुछ भी कर रहे हैं आप, तो ये चैप्टर, ये सिविक्स आपको बहुत काम आएगा। तो हम चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं आज, इंडियन डेमोक्रेसी। देखो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी 60 साल पुरानी है, इज मोर देन 66 डिकेड्स ओल्ड। 60 साल पूरे, तो हमको बताइए मतलब इंडिपेंडेंस से हम अभी गिनने जाए तो कितने साल हो गए? 1940 1950 से गिनते हैं हम, रिपब्लिक हुए थे 60 70 80 90 0 10 20 70 साल हो गए, 71 72 ईयर्स, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस होने के और हमारे डेमोक्रेसी अचीव करने के 70 ईयर्स हो गए हैं, उससे ज्यादा। तो ये पीरियड जो है वो 70 इयर्स का ये जो पीरियड है उसमें बहुत पॉलिटिकल्स ऊपर नीचे अप डाउन आए हैं, ठीक है, ऐसे वैसे बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है। इंडियन डेमोक्रेसी फिर भी बनी रही है, सस्टेन हुई है। क्यों? उसके सिटीजन्स के लिए, आप लोगों की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से, आपकी इंसाइट, आपकी बुद्धि की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी अभी भी एकदम स्ट्रांग, मजबूत है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हमको मिले हैं उसकी वजह से भी इंडियन डेमोक्रेसी एकदम मजबूत खड़ी है। चलिए भाई, तो अब हम जो बात करने वाले वो बात करेंगे हम इलेक्शन इन डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्शन होती है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव चूज करने देता है, ठीक है, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने देता है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डेमोक्रेसी का, समझ रहे हैं आप। चलिए इलेक्शन की बात करेंगे हम। तो इन द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी होने, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी होने के बावजूद गवर्नेंस में फर्क आता है। गवर्नेंस में फर्क आता है का मतलब क्या? कि देखो अमेरिका के अंदर जो है वो एक अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे यहाँ पे एक अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब दो टाइप डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है। एक होती है प्राइम मिनिस्टर वाली, एक होती है प्रेसिडेंट वाली, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम होती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज कॉमन रहती है कि भाई वोटर जो है वो अपना वोट दे सकता है। मतलब सारे सिटीजन जो इंडिया के हैं, मतलब जो भी डेमोक्रेसी कंट्री के जो भी सिटीजन होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, ठीक है, कि हम वोट डाल सकते हैं, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, हम हमारे इंसान, हमारे चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव को हम पावर में लाते हैं। राइट टू वोट
हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेम रहता है, ठीक है, भले ही गवर्नेंस अलग अलग हो, मतलब भले ही प्रेसिडेंट के लिए आप वोट कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर के, ऐसा होता है ना, हमारे इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करते हैं, वो उसके पास बहुत पावर होता है। अमेरिका में कुछ अलग है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट को लोग चूज करते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बिडेन आएंगे, ठीक है, तो वो एक प्रेसिडेंट्स के रूप में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के नहीं, प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वहां पे इतना पावर नहीं होता है, वहां पे पावर होता है प्रेसिडेंट का, तो उसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर तो होता ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज द अटमोस्ट पावरफुल मैन, ऐसा बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देखो, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लोग होते हैं वहां पे, हमारे लोग जो हमने चूज किए हैं वो लोग वहां पे होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी जो पार्लियामेंट की सभा है, हाउसेस हैं, वो होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम खाली एक बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। अर्लियर चैप्टर्स में ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं कि भाई पार्लियामेंट, अच्छा, राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। स्टेट में अगर बात करें हम, ये तो हमने सेंट्रल की बात की ना भाई, स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, कुछ स्टेट में होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली हर जगह पे होता है। एक वोटर जो होता है, एक वोट करने वाला इंसान, एक सिटीजन, ठीक है, वो हर जगह पे बीच में रहता है। राज्यसभा फॉर्म करना है, लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सारे इंसान जो वहां पे जाते हैं वो हम वोट करके भेजते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारी कंट्री के अंदर सारी गवर्निंग बॉडीज जो है, पूरा गवर्नमेंट जो है, वो हम वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। दस डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड बाय इलेक्शंस। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड बाय इलेक्शंस। इलेक्शन से ही हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। हर एक गवर्निंग बॉडी हमारे इंसान जाते हैं, हम चूज करते हैं उसको, हम वोट डालते हैं उसको, हम उसको वो पावर देते हैं। तो ये चीज हमारे हाथ में है, वो पावर हमारे हाथ में है। तो ये इलेक्शन से हमको पता चलता है कि भाई ये इलेक्शन होता है, इसी वजह से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। समझ में आया? चलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पेज नंबर 93, डेमोक्रेसी एंड वोटर, वहां से हम बात करेंगे और बढ़ेंगे आगे। आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयरबुक में लिखने हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।